सुप्रभातम, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन के लिए उपयोगी योग, स्वस्थ जीवन शैली का महत्व और आपको बताते हैं बेहतर स्वास्थ्य पाने के प्रभावशाली उपाय। साझा करते हैं संस्कृत का ज्ञान, साथ ही होती है भारतीय संस्कृति की झलक। मैं हूं किरण भारद्वाज। कुछ लोग बीते हुए कल में जीते हैं तो कुछ भविष्य में, इसीलिए जीवन में निराशा उन्हें घेर लेती है। यदि जीवन जीना सीखना है तो एक बच्चे से सीखना चाहिए, क्योंकि बच्चा वर्तमान में जीता है और प्रसन्न रहता है। यदि अपने भविष्य को बेहतर बनाना है तो अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना होगा, अपने वर्तमान को बेहतर बनाना सीखना होगा। आज का पंचांग युगाब्द 5125, विक्रमी संवत 2080, शक संवत 1945, उत्तरायण, हेमंत ऋतु, माघ मास, कृष्ण पक्ष, सप्तमी तिथि, शुक्रवार, स्वाति नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। भविष्य यानी हमारा आने वाला कल हमारे कर्मों पर निर्धारित होता है और हमारे कर्म निर्भर करते हैं हमारी सोच पर। इसीलिए यदि भविष्य में कुछ बेहतर करना है तो अपनी सोच को बेहतर करना सीखना है, अपने विचारों को सकारात्मक बनाना है, क्योंकि सकारात्मक विचार हमारे जीवन को ऊर्जा देते हैं, जीवन में कुछ बेहतर करने की प्रेरणा देते हैं। मित्र स्वजन बंधूना बुद्धिर्धैर्यस्य चात्मनः आपन्निकष नरो जानाति सारता। अपने मित्र, परिवारजन, अन्य परिचित अपनी बुद्धि व धैर्य के बल को व्यक्ति कठिन समय इस नाम की कसौटी पर जान सकता है। A man learns about the substance of friends, own people, relatives, intelligence, and courage of one's self upon the touchstone called difficulty. संस्कृति मन और आत्मा का विस्तार है। संस्कृति देह के लिए प्राण है। हमारी संस्कृति यानी भारतीय संस्कृति महान है। भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में आज ये समझ लेते हैं कि किस तरह से शक्तिशाली साम्राज्य समृद्ध संस्कृति को और भी अधिक समृद्ध बना सकता है। भारतीय ज्ञान और विज्ञान की समृद्ध ऐतिहासिक परंपरा, जिसे पल्लवित और पुष्पित करने का श्रेय न केवल ऋषियों, महर्षियों और तात्कालिक वैज्ञानिकों को दिया जाता है, बल्कि तात्कालिक राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितियां भी इस ज्ञान परंपरा की समृद्धि में कमोबेश सहायक रहीं। जी हाँ, और इन परिस्थितियों के सृजन के लिए, संवर्धन के लिए उत्तरदायी होता है प्रशासन या साम्राज्य। आज भारतीय ज्ञान परंपरा में जान लेते हैं एक ऐसे ही प्रशासन या साम्राज्य के बारे में। सन 1290, स्थान दक्षिण भारत। भरे पूरे नगर, सजे हुए बाजार, मंदिरों से उठती भक्ति संगीत की स्वर लहरियां, चारों ओर शांति और प्रफुल्लता। अचानक इस शांति को भेद देता है एक काला तूफान, जो पहले ही समूचे उत्तर भारत को अपने अंक में लपेट चुका था, और इस तूफान का नाम था अलाउद्दीन खिलजी।
सबसे पहले उसने देवगिरी के यादवों के राज्य को लूटा और अपने अधीन किया, और फिर एक के बाद एक उसने और उसके प्रतिनिधियों ने दक्षिण के सभी प्रमुख राजवंशों को तहस नहस कर दिया। विध्वंस के इस तूफान को रोकने का कार्य किया दो अद्वितीय शूरवीरों ने, जिनका नाम था हरिहर राय और बुक्का राय। इन दो भाइयों ने वर्ष 1336 में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक राज्य की नींव रखी, जो आगे चलकर विजयनगर साम्राज्य कहलाया। यह भारत के इतिहास का सबसे वैभवशाली साम्राज्य माना जाता है, जहां आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रगतियों ने अपने चरम को प्राप्त कर लिया था। हरिहर और बुक्का राय ने न केवल एक मजबूत राज्य की स्थापना ही की, बल्कि आगे चलकर विजयनगर की सेनाओं ने समूचे दक्षिण भारत को आक्रमणकारी यवनों से मुक्त करा लिया। अगले 250 वर्षों तक यह साम्राज्य उत्तर में महाराष्ट्र की सीमा से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला था। वहीं पूर्व में ओडिशा का बहुत बड़ा भाग भी विजयनगर साम्राज्य के ही अधीन था। वर्ष 1509 में इस साम्राज्य के सबसे यशस्वी सम्राट कृष्णदेव राय ने राजपाट संभाला। कृष्णदेव राय के समय विजयनगर का वैभव सुदूर ब्रह्मदेश अथवा बर्मा एवं दक्षिण पूर्व एशिया के देशों तक फैल गया। इस दौरान आए इटली के यात्री डोमिनी पेइस और निकोलो कोंटी ने लिखा है कि विजयनगर से अधिक वैभवशाली नगर विश्व में कोई नहीं था। यहाँ के मंदिर अद्भुत कौशल से बनाए गए थे और राजा एवं सैन्य दल बेहद शक्तिशाली थे। इसी विजयनगर की शक्ति और वैभव ने विजयनगर साम्राज्य को एक महान साम्राज्य के रूप में स्थापित किया। आज भी कर्नाटक के हम्पी में स्थित इस साम्राज्य के अवशेष अपने गौरव और वैभव की कहानी जीवंत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूनेस्को ने भी इन्हें संरक्षित स्मारक के रूप में मान्यता दी है। जिस तरह संस्कृति का महत्व हमारे जीवन को बेहतर और समृद्ध बनाने के लिए है, ठीक उसी तरह से जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए बेहतर स्वास्थ्य होना बहुत आवश्यक है। कई तरह की बीमारियां हमारी अनियंत्रित जीवन शैली की वजह से हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही हैं। उन्हीं में एक गंभीर रोग है कैंसर। कैंसर का नाम सुनते ही व्यक्ति को अपने जीवन का अंत साफ नजर आने लगता है, लेकिन आजकल की नई तकनीकों से कैंसर का इलाज अब प्रभावशाली हो गया है, सरल हो गया है। कैंसर के इलाज में कई तरह की नई तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है और इन्हीं में एक प्रभावशाली तकनीक है टारगेटेड थेरेपी। क्या है ये तकनीक और किस तरह से इसका लाभ प्राप्त हो सकता है कैंसर रोगी को, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कैंसर एक गंभीर रोग है जिसके कई रूप हैं। कैंसर किसी भी अंग और किसी भी आयु में हो सकता है। जब शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगें, तो कोशिकाओं का अव्यवस्थित रूप से विभाजन होना शुरू हो जाता है और ये नष्ट नहीं होती। ये गांठ कैंसर युक्त हो सकती है। कैंसर के इलाज में सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के विकल्प उपलब्ध हैं। कैंसर की बीमारी में इलाज के लिए अब टारगेटेड थेरेपी का प्रयोग भी किया जा रहा है। टारगेट थेरेपी एक स्पेसिफिक टारगेट पे काम करती है, जिसमें किसी भी ट्यूमर में म्यूटेशन या प्रोटीन का ओवर एक्सप्रेशन रहता है, उस पर वो ज़्यादा काम करती है। जो मोस्ट कॉमन कैंसर है, इसमें ब्रेस्ट कैंसर है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती है। एनी स्टेज 1 to 4 ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। सेकंड कोलोन कैंसर है, थर्ड हेड एंड नेक कैंसर है, फोर्थ आपका जितने भी कैंसर है जिसमें प्रोटीन एक्सप्रेशन जैसे होता है, जैसे CA कोलोन है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। सपोज़ अगर हम लिक्विड ट्यूमर्स की बात करें तो लिम्फोमा में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, ल्यूकीमियाज में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, क्रॉनिक ल्यूकीमियाज में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। कीमोथेरेपी में प्रयोग होने वाली दवाएं कैंसर की कोशिकाओं के साथ साथ शरीर की सामान्य कोशिकाओं को भी नष्ट कर देती है, जिससे व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और उसमें कई जटिलताएं भी देखी जाती हैं। टारगेटेड थेरेपी में प्रयोग की जाने वाली नई दवाएं सीधे कैंसर की कोशिकाओं पर असर डालकर उन्हें निष्क्रिय कर देती हैं, जिससे रोगी का उपचार बेहतर हो रहा है।
60 to 70% ऑफ ऑल कैंसर में टारगेट थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी का रोल इस टाइम है। कीमोथेरेपी एक नॉर्मल सेल पे भी काम करती है और एक ट्यूमर सेल पे भी काम करती है। अगर वो ट्यूमर सेल पे काम करती है तो वो ट्यूमर किल करती है, अगर वो नॉर्मल सेल पे काम करती है तो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे डायरिया होता है, म्यूकोसाइटिस होती है, मुंह में छाले होते हैं, एलोपेशिया होता है, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं जो कीमोथेरेपी से होते हैं, बट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर ट्यूमर सेल्स के लिए। टारगेट थेरेपी होती केवल उसी टारगेट पे काम करती है, लाइक जैसे ट्रास्टुजुमैब है, वो ब्रेस्ट कैंसर में उन्हीं जगह काम करेगी जहाँ पे हर्टिन्यू और एक्सप्रेशन होगा। लाइक इम्यूनोथेरेपी है, वो वहीं काम करेगी जहाँ पे PDL-L1 एक्सप्रेशन या PDL एक्सप्रेशन होगा। और कीमोथेरेपी के साथ टारगेट थेरेपी का कॉम्बिनेशन और ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है क्योंकि वो उसके इफ़ेक्ट को और ज़्यादा बढ़ा देती है। टारगेटेड थेरेपी कैंसर के इलाज के लिए काफी प्रभावशाली है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। टारगेटेड थेरेपी सिर्फ कैंसर की कोशिकाओं को ही प्रभावित करती है, उन्हें ही नष्ट करती है, लेकिन शरीर की अन्य कोशिकाओं जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है उन पर बहुत अधिक असर नहीं डालती। इसलिए इसमें व्यक्ति को जटिलताएं कम होती हैं और इसका जो उपयोग है वो भी बेहतर है, क्योंकि जटिलताएं कम होने की वजह से जो गुणवत्ता है जीवन की वो भी बनी रहती है। हमारे जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं जिसका कारण हमारी जीवन शैली से संबंधित है, चाहे बात हो कैंसर रोग की या उसके विपरीत बात करें मानसिक समस्याओं की, मोटापे की, हृदय रोग की। ऐसी कई समस्याएं हैं जो तनाव की वजह से बढ़ रही हैं। मानसिक स्वास्थ्य को अगर बेहतर रखना है तो बहुत आवश्यक है कि तनाव को कम किया जाए, जिससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा भी कम हो और व्यक्ति की गुणवत्ता भी बनी रहे। किस तरह से तनाव को दूर करने में योग उपयोगी सिद्ध हो सकता है और कौन सी योगिक क्रियाएं हैं जिनसे तनाव को कम किया जा सकता है, आइए देख लेते हैं। नमस्ते, मैं नेहा चाफ्रिकर। आज हम देखेंगे मानसिक तनाव के लिए हम कौन से आसन और प्राणायाम कर सकते हैं। हम शुरुआत करेंगे चक्रासन से। इसके लिए हम दोनों पैरों के बीच में 2 पैर जितना अंतर लेंगे, हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर कमर आगे की तरफ करके सांस भरते हुए पीछे की तरफ झुकेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुककर दोनों हाथों को पीछे और ऊपर उठाएंगे। यहाँ हम 5 सांसों तक रुकेंगे और फिर हाथ नीचे, हाथों की मुट्ठी, दोनों हाथों को ऊपर लेंगे, सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लाएंगे। अब हम बढ़ेंगे प्राणायाम की तरफ, जो है भ्रामरी। इसके लिए हम नीचे बैठेंगे सुखासन में, हाथों को पैरों पर रखेंगे और फिर आंख बंद करेंगे, सांस अंदर लेंगे और सांस छोड़ते हुए ऐसा आवाज करेंगे। आंखें बंद, सांस अंदर, ये हम 1 से 2 मिनट तक कर सकते हैं। ये थे आसन और प्राणायाम जो मानसिक तनाव कम करने में हमारी मदद करते हैं। अब इसके बारे में और जानकारी देंगे हमारी गुरुमा डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र। नमस्कार। जब भी हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो सबसे पहले तो दिमाग को सही करना ज़रूरी है। ध्यान रखें कि जब कुछ काम करते हैं तब सोच कर काम करें, मगर जब हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो दिमाग में विचार ना लाएं, क्योंकि उससे स्ट्रेस बढ़ता है। दूसरा कि तुलसी एक ऐसा हर्ब है कि जिससे हमारे बॉडी का कॉर्टिसोल लेवल बैलेंस हो जाता है, इसलिए वो टेंशन क्रिएटिंग हार्मोन्स कम हो जाते हैं। तो तुलसी लेना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। उसका उपचार बना के ले लें तो 4-5 तुलसी के पत्ते गर्म पानी में डुबा के रखें 15-20 मिनट के लिए, फिर उसे छान कर उसमें नींबू डाल दें, चाहिए तो शहद डाल दें और उसे पिए, बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है कि जहाँ आपकी एनर्जी लेवल काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये 2 हाथ उंगलियां हैं, दोनों पहली उंगलियों को साथ में रख के हमारी थाई पर उंगली रखें और शांति से बैठें, बहुत सही रहेगा। मन बैलेंस हो जाएगा, स्ट्रेस लेना आसान हो जाएगा। नमस्कार।
जो लोग जीवन में बहुत अधिक चिंता करते हैं उन्हें ये अवश्य समझ लेना चाहिए कि चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क होता है। जीवन चलता रहता है, इसलिए बहुत अधिक चिंता करने से आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखना है तो चिंता को दूर रखिए। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज़। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। मेरा काम वाइंडिंग का है, रिपेयरिंग का करता हूँ, मजदूरी का लाइन है। अब आज तो मेरा शरीर काम कर रहा है, कल मेरा शरीर नहीं काम करेगा तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा? पेंशन नहीं है तो जीवन नहीं है। फिर ये ऐसा है जैसे शरीर के अंदर खून का होना, अगर खून नहीं है तो शरीर बेकार है। एनपीएस में जो मेरी आमदनी है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा जमा कर लेता हूँ और मुझे पूरा यकीन भी है कि मेरा बुढ़ापा सही कटेगा पेंशन के थ्रू। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बहुत से लोग अपने जीवन को बेहतर करने के लिए धन निवेश करते हैं, लेकिन अगर किसी को जीवन में कुछ निवेश करना है तो ज्ञान में निवेश करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही हमारे जीवन को बेहतर बनाता है, उसकी गुणवत्ता बढ़ाता है और आगे कुछ करने की समझ देता है। संस्कृत भाषा, जिसे वैज्ञानिक भाषा कहा जाता है, ये भारतीय संस्कृति और परंपराओं का आधार है। हम आपके साथ हर रोज इस कार्यक्रम में संस्कृत का ज्ञान साझा करते हैं, तो आइए चलते हैं आज संस्कृत पाठशाला में और सीखते हैं संस्कृत का ज्ञान। नमो नमः। संस्कृत पाठशालायां भवतां सर्वेषां स्वागतम। आज संस्कृत पाठशाला में हम बात करेंगे उच्चारण से संबंधी कुछ दोषों की, जो हम जाने अनजाने सामान्य रूप से कर जाते हैं। संस्कृत के लिए जब हमने यह पाठशाला शुरू की थी उस समय चर्चा भी की थी कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें जो लिखा जाता है वही बोला जाता है और जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। उदाहरण समझते हैं भारत इस शब्द से। देखिए, हम बोल रहे हैं भारत, तो इसमें भ, आ, र, अ, त, अ ये ध्वनियाँ हैं, लेकिन सामान्य रूप से जब हम बोलते हैं तो अक्सर भारत कह देते हैं। भारत कहने से त में जो अ है साउंड वह हट जाता है, इसे संस्कृत में दोष कहा जाता है। और वैसे भी आज के इस आधुनिक युग में जब हम पासवर्ड में अपर केस और लोअर केस तक लगाते हैं तो क्यों इन उच्चारणों के साथ हम गलती करें, इसीलिए हमें यह उच्चारण ठीक रखने चाहिए। एक और उदाहरण है विधान। विधान, हम इसे विधान कह देते हैं अक्सर, जबकि यहाँ पर व, ई, ध, आ, न और अ है अंत में। अंतिम अ को हम यहाँ छोड़ जाते हैं। सामान्य रूप से अक्षर और वर्ण समानार्थी शब्द हैं और समझे भी वैसे ही जाते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच एक छोटा सा भेद है, बहुत ही माइन्यूट सा अंतर है। आइए आपको बताता हूँ। अक्षय, जिसका अर्थ होता है जिसका कभी क्षय ना हो, अर्थात जो कभी नष्ट ना हो, वह अक्षर कहलाता है। जो है हमारी ध्वनि, अर्थात जब हम बोल रहे हैं वर्ण, जो हम कोई भी शब्द बोल रहे हैं तो यह अक्षर कहलाते हैं बोलते समय, लेकिन इन्हें ही जब हम लिख देते हैं
अपनी कॉपी पेन से लिख देते हैं, कहीं पर टंकित कर देते हैं, कहीं पर उट्टंकित कर देते हैं, तो इन्हें वर्ण कहा जाता है। तो अक्षर और वर्ण में यही भेद है कि जब वह बोला जा रहा है तब उसे अक्षर कहेंगे और जब वह लिख दिया गया तो वह वर्ण कहलाएगा। भाषा का शुद्ध उच्चारण हमारे व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है, लेकिन फिर भी अपनी प्रादेशिक या मातृभाषा के प्रभाव के चलते कुछ दोष रह जाते हैं जिनसे बचने का हमें प्रयास करना चाहिए। आइए इन्हीं से संबंधी कुछ दोषों पर चर्चा करते हैं। हम अक्सर शब्द प्रयोग करते हैं जनता, जनता, लेकिन इसका शुद्ध उच्चारण है जनता। यहाँ पर न में जो अ स्वर है उसको हम छोड़ देते हैं, जिसे हमें नहीं छोड़ना चाहिए और पूरा बोलना चाहिए जनता। ऐसे ही आकाशवाणी, इसका उच्चारण शुद्ध यदि करना है तो वह है आकाशवाणी। दिनदर्शिका, दिनदर्शिका अर्थात कैलेंडर, जिसका उच्चारण हम करते हैं दिनदर्शिका, इसका शुद्ध उच्चारण है दिनदर्शिका। और गणपति महोत्सव जो पूरे देश में बहुत ही व्यापक स्तर पर मनाया जाता है, अक्सर वहाँ पर हम णकार के स्थान पर नकार का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए गणपति ऐसा उच्चारण कर जाते हैं, इसका शुद्ध उच्चारण है गणपति। इसी प्रकार कहीं कहीं हम स्वरों को जोड़ भी देते हैं, जैसे जन्म, जैसे कर्म, जैसे धर्म, जबकि इनके शुद्ध उच्चारण हैं जन्म, धर्म और कर्म। ऐसे ही उच्चारणों को हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक सोचना, समझना और फिर उसके बाद बोलना चाहिए, क्योंकि भाषा सीखने का क्रम तो वहीं से शुरू होगा जहाँ से हमने अपने बचपन में शुरुआत की थी। संस्कृत भाषा के ऐसे ही खूबियों और अपने कुछ दोषों को ठीक करने के लिए देखते रहिए आप संस्कृत की पाठशाला। तब तक के लिए नमस्कार, पुनः मिलामः, नमो नमः। प्रतिभा को बाधित नहीं किया जा सकता। ये कहानी है 14 वर्ष के अमृतांश की, एक ऐसा बच्चा जो न्यूरो डाइवर्जेंट है, जिसे ऑटिस्टिक भी कहा जाता है। ऑटिस्टिक बच्चों को सामान्य परिस्थितियों में भी कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सामान्य कार्य अलग तरह से करते हैं और जीवन और दुनिया को देखने का नज़रिया भी उनका अलग होता है। लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बावजूद भी जो अमृतांश है, उनके जीवन की उड़ान नहीं थमी। वो अपने दैनिक कार्यों को तो बखूबी खुद अपने आप कर ही लेते हैं, साथ ही अपनी प्रतिभा और कला के माध्यम से वो लगे हैं चारों ओर खुशियों के रंग बिखेरने में। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। जब एक दरवाजा बंद हो जाता है तो एक खिड़की और खुल जाती है। अमृतांश इसका जीता जागता सबूत है। हालांकि अमृतांश एक गैर मौखिक ऑटिस्टिक लड़का है, फिर भी वो अपनी पहचान और स्थान बनाने में सक्षम हो पाए हैं अपनी कलाकृतियों के माध्यम से। उनकी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए उन्हें कला से परिचित कराया गया, पर अक्षर और अंक से ज्यादा कला उन्हें अधिक खुशी और संतुष्टि देने लगी। अमृतांश की रंगों से गहरी दोस्ती है। वो अपनी खामोशी को रंगों से शब्द प्रदान करते हैं। रंगों और आकारों को दुनिया से रूबरू कराने के लिए उन्होंने कैनवस का सहारा लिया। रंगों से दोस्ती की और कला के विभिन्न स्वरूपों के जरिए खुद से मुलाकात की। अमृतांश अपरंपरागत तरह से पेंटिंग करते हैं। वो अपने कैनवस को ब्रह्मांड, महासागरों और फूलों में बदल देते हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं से परे अपनी पेंटिंग द्वारा दुनिया पर एक ताजा नजरिया पेश करते हैं। और हो भी क्यों ना, रंगों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को उन्होंने आवाज जो दी है। उनकी कलाकृतियां न केवल दर्शकों को मंत्रमुग्ध करती हैं, बल्कि गहराई से प्रतिनिधित्व भी करती हैं। हाल ही में अमृतांश की प्रदर्शनी कलर ऑफ साइलेंस दक्षिण कोरिया के सियोल में आयोजित की गई थी। ये प्रदर्शनी भारत और कोरिया गणराज्य के बीच राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ की याद में नवंबर 2023 को प्रवृत्ति ट्रस्ट द्वारा आयोजित की गई थी।
आज अमृतांश कला की दुनिया में अपना विशेष स्थान बना चुके हैं। देश ही नहीं विदेशों में भी अमृतांश के हुनर और जज्बे की लोग सराहना कर रहे हैं। गुमसुम अमृतांश आज अपने ब्रश से खुशियों के रंग बिखेर रहे हैं। ये इस बात का परिचायक है कि असंभव कुछ भी नहीं है। शहला निगार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ऑटिस्टिक यानी वो लोग जिनकी जीवन की ज़रूरतें अलग हैं, जिनकी चुनौतियां अलग हैं और जीवन को अलग तरह से देखते हैं। जिस प्रकार हम सभी को एक तरह से जीवन को देखने की आदत पड़ जाती है, जब हमें कोई अलग व्यक्ति या अलग दृष्टिकोण नजर आता है तो हमें लगता है कि वो कुछ गलत है। लेकिन कहा जाता है उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि कोई व्यक्ति गलत है, कि वो कहते हैं कि मैं कुछ गलत हूँ, लेकिन मैं गलत नहीं, बस थोड़ा अलग हूँ। तो दुनिया को देखने का सभी का नजरिया अलग हो सकता है। हमें आवश्यकता है नए दृष्टिकोण की, उनकी बातों को समझने की, जीवन की परिस्थितियों को एक अलग रूप में देखने की। अगर आप भी जीवन की किसी परिस्थिति से निराश हो रहे हैं और आपको लगता है कि काम ठीक से नहीं हो रहे, तो सिर्फ अपना दृष्टिकोण बदलिए, जीवन अपने आप बदल जाएगा। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के